हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की वर्कशीट, ये एसएसटी की वर्कशीट जो आज 8 जुलाई को पब्लिश हुई है। तो आज का टॉपिक है ये भारतीय संविधान। पिछले क्लास में हमने यही टॉपिक था, भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल, वो डिस्कस किया था हमने। आज हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रमुख विशेषताएँ। वो विशेषताएँ कौन कौन से वो देखते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी विशेषताएँ दे रखी हैं कई। तो इसके अंदर जो पहली विशेषता है वो है संघवाद। जो भारत जो देश है वो एक संघवादी देश है, यानी इंडिया के अंदर संघवाद है। वो इस प्रकार से है कि जो भारत के अंदर संघवाद, सबसे पहली बात संघवाद होता गया है। संघवाद का मतलब ये होता है कि भारत के अंदर क्या है कि जो जो शासन व्यवस्था है वो कई स्तरों पर बटी हुई है। तो कई स्तरों पर शासन व्यवस्था का बँटना ही संघवाद कहलाता है। जैसे कि ग्रामीण स्तर पर सरकारें बटी हुई हैं, फिर जिला स्तर पर, फिर उसके बाद राज्य स्तर पर, फिर केंद्र स्तर पर। तो शासन व्यवस्था अलग अलग स्तरों पर बटी हुई है। तो ये एक अच्छी विशेषता है कि जो शासन व्यवस्था है वो हमारी वो बटी हुई है, और यही संघवाद कहलाता है। इसकी दूसरी विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। अब ये संसदीय शासन प्रणाली क्या मतलब है कि भारत के अंदर जो है वो संसद को बिल्कुल उच्च माना जाता है कि हमारे देश का जो भी संचालन होता है, जो भी कार्य होता है, जो भी कानून बनता है, वो सब संसद के द्वारा होता है। जो भी राज्य के अंदर चुन के जो सरकारें आती हैं वो जाके संसद में आके मंत्रिमंडल में मंत्री बन जाते हैं, और वही संसद का निर्माण करते हैं। और वही संसद के अंदर जो भी प्रस्ताव लाना हो या फिर कानून बनता है तो वो उनकी सहमति के द्वारा बनता है। तो हमारे भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली है, यानी कि जो भी होगा वो सबकी सहमति के द्वारा संसद के अंदर होगा। तीसरी विशेषता है इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब ये हो कि भारत का जो संविधान है वो भारत के सभी नागरिकों को वयस्क मताधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार देता है। जितने भी लोग 18 साल से ऊपर हैं उनको वोट देने और अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। तो इसे हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। और जो वोट देने की जो आयु होती है, आयु सीमा, वो होती है 18 साल, यानी कि 18 साल से ऊपर जितने भी नागरिक हमारे देश के, सभी को वोट देने का अधिकार है। इसमें फोर्थ पॉइंट है, चौथी जो विशेषता है हमारे भारतीय संविधान की, वो है कि शक्तियों का बंटवारा। अब शक्तियों का बंटवारा कैसे, जैसे हमने संघवाद का किया था कि पढ़ा था कि संघवाद जो है वो अलग अलग स्तरों पर शासन व्यवस्था बटी होती है। ऐसी शक्तियों का भी बंटवारा हो रखा है कि कुछ काम जो है वो राज्य सरकारों के हाथ में, मतलब शक्तियाँ हैं, कुछ ग्रामीण सरकारों, कुछ नगर सरकारों पे, और कुछ जो है जो केंद्र सरकारों पे। तो शक्तियों का अलग अलग उसमें बंटवारा है। वही कुछ शक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट को दे रखी हैं। तो वही चीज़ क्या है कि जो शक्तियाँ हैं, मतलब जो पावर है, वो पावर एक जगह सीमित नहीं है, ना ही वो केंद्र में है सीमित है, ना वो राज्य में ही पूरी है, बल्कि अलग अलग स्तरों पर हर जगह बटी हुई है। तो ये एक अच्छी विशेषता है कि भारतीय संविधान की शक्तियों का बंटवारा है। इसमें फोर्थ पॉइंट है हमारा कि मौलिक अधिकार। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो भारतीय संविधान जो है अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार देती है। और मौलिक अधिकार इस प्रकार से देती है कि जो, जैसे कि मान लो कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब कि नागरिकों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो वो सब चीज़ मौलिक अधिकार के अंदर आते हैं। जैसे क्या नाम है, हमारी स्वतंत्रता हो गई, समानता हो गई, हैं, और न्याय हो गया। ये सब क्या है कि ये सब चीज़ ज़रूरी होती है नागरिकों के लिए। तो इन चीज़ों को मौलिक अधिकार कहते हैं। तो भारतीय संविधान सभी नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार देते हैं। अभी आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो मौलिक अधिकार है वो 6 हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार वगैरह। तो ये एक हमारी विशेषता है। इसमें लास्ट पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता। एक विशेषता क्या है हमारे संविधान की कि धर्मनिरपेक्ष है। हमारा देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष। और हमारा संविधान ये कहता है कि जो भारत के अंदर जो धर्म है वो किसी धर्म को नहीं मानते, बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से देखता है, और समान अधिकार, समान स्वतंत्रताएं धर्म को भी देता है। तो ये एक अच्छी विशेषता है कि हमारा देश जो है वो क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, यानी सभी देशों को, सभी धर्मों को सही तरीके से यानी समान रूप से मानता है। तो ये हमारी कुछ संविधान की प्रमुख विशेषताएं थी। आगे देखते हैं कि इसमें कुछ वो दे रखा है,
क्वेश्चंस वगैरह वो देखते हैं। तो इसमें पहला है संघवाद। संघवाद कि शासन की ऐसी प्रणाली जहाँ शासन अथवा दो से अधिक स्तरों पर बटा होता है। सीधी बात वही चीज़ कि शासन जब दो या दो से अधिक स्तरों पर बटा होगा तो वहाँ संघवाद होगा। आगे बोला कि पता लगाइए कि भारत में संघवाद है, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो अब यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया हमसे कि पता लगाइए कि भारत में संघवाद है, तो लिखेंगे हाँ हमारे भारत में क्या है, संघवाद है। और तर्क लिखना है तो हम इसके अंदर ये वाला आंसर लिख सकते हैं, ये कि हाँ भारत में संघवाद है। तर्क ये देंगे कि क्योंकि भारत में शासन व्यवस्था कई स्तरों पर बटी हुई है, जैसे ग्राम स्तर पर ग्रामीण शासन, राज्य स्तर पर राज्य सरकारें, केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में क्या है, संघवाद है। तो ये आंसर लिख सकते हैं। अगला है इसके अंदर संसदीय शासन प्रणाली, ये वाला देखेंगे हम कि संसदीय शासन प्रणाली। दूसरा जो हमारा वो था, क्या नाम है, विशेषता थी, वो ये थी संसदीय शासन प्रणाली। तो शासन की ऐसी प्रणाली जहां संसद की प्रमुखता हो, जनता अपने सांसदों का चुनाव करती है, और क्या है, वह सांसद अपने प्रमुख राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। तो इसमें बताया कि जो जनता जो है वो अपने सांसदों का चुनाव करती है, यानी कि जो राज्य से जो भी इलेक्ट होकर आते हैं वो संसद में जाते हैं, वो सांसद बनते हैं, और फिर संसद के जो जितने भी सांसद हैं वो सभी मिलकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। अब क्वेश्चन पूछा इसमें कि पता लगाइए कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। वही बात बोली कि भाई क्या भारत में संसदीय प्रणाली है, हाँ है। और तर्क हम ये दे सकते हैं कि हाँ भारत में संसदीय प्रणाली है। तर्क ये है कि क्योंकि भारत में संविधान और संसद की प्रमुखता है, भारत में जनता अपने सांसदों को चुनती है और फिर संसद द्वारा ही देश का संचालन किया जाता है। हम ये आंसर लिख सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम थर्ड इसकी विशेषता थी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ऐसी व्यवस्था जहां निश्चित आयु को प्राप्त करने के उपरांत सभी नागरिकों को मत देने का एवं अपने शासकों का चुनाव करने की आज़ादी हो। वही चीज़ कि एक उम्र सीमा के बाद उसको मत यानी कि वोट देने का अधिकार हो, और अपने जो शासन यानी कि जो भी नेता वगैरह हैं उनको चुनने का, अपनी शासन चुनने का की आज़ादी हो। तो उसको हम बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि भाई पता लगाइए कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, तो लिखेंगे हाँ है। भाई भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, वोट देने का अधिकार है। यदि हाँ भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है। अब इसमें एज पूछिए सिर्फ कि आयु कितनी होगी, कि भाई कि अगर भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है तो एज कितनी है उसकी। तो लिखेंगे हम एज जो है वो 18 वर्ष, कितनी है, 18 वर्ष है। इसमें अगर फोर्थ देखेंगे हम कि अगली विशेषता कौन सी है। अगली विशेषता है कि शक्तियों का बंटवारा देखेंगे। शासन की ऐसी प्रणाली जहां संविधान द्वारा शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया जाता है, जिससे सत्ता के केंद्रों के मध्य टकराव को रोका जा सके। मतलब वही चीज़ कि जो हमारा मतलब पावर है, वो पावर सिर्फ एक जगह ही सीमित ना हो, अलग अलग हिस्सों में बटी हो, जिससे कि जो देश में मतलब जो भी चीज़ हो रही वो शक्तियों का दुरुपयोग से बचा जा सके, और जो जनता का और शासन का जो टकराव होगा उससे बचा जा सके। तो इसी को हम बोलते हैं शक्तियों का बंटवारा। ये एक अच्छी विशेषता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा कि पता लगाइए क्या भारत में संविधान द्वारा शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो लिखेंगे हाँ यस, कि भाई भारत में संविधान द्वारा शक्तियों का बंटवारा किया गया है। यदि हाँ तो इन शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया। तो भाई अब ये पूछ दिया कि भाई अगर हाँ किया गया है तो किस प्रकार किया गया। तो हम लिखेंगे, हम इसमें ये वाला आंसर लिख सकते हैं कि हाँ भारत में संविधान द्वारा शक्तियों का बंटवारा किया गया है। और क्या है, शक्तियों का बंटवारा ग्रामीण स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर तथा केंद्र स्तर पर इस प्रकार
शक्तियों का बंटवारा किया गया। वही चीज़ शक्तियों का बंटवारा अगर किया गया तो किस प्रकार किया गया। पहली चीज़ कि भाई शक्तियों का बंटवारा जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर, इस प्रकार से शक्तियों का जो क्या है वो बंटवारा किया गया है। अब देखते हैं इसमें शक्तियों का बंटवारा हो गया। अब देखते हैं कि ये है मौलिक अधिकार। अगली विशेषता कौन सी है, मौलिक अधिकार। अभी देखते हैं कि मौलिक अधिकार प्रत्येक देश का संविधान अपने नागरिकों को समान एवं गरिमामयी जीवन जीने के लिए कुछ अधिकार प्रदान करता है, जिन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। वही चीज़ कि हमारे देश का संविधान है वो नागरिकों को समान और मौलिक अधिकार देता है, और ऐसे अधिकार जो जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो इसको हम मौलिक अधिकार बोलते हैं। अब बोला कि अगर मौलिक अधिकार है तो वो कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से, तो हम इसका आंसर ये लिख सकते हैं कि हाँ, भारत में संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। कौन कौन से, पहला समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये आंसर लिख सकते हैं हम। अगला हम देखेंगे इसमें, तो मौलिक अधिकार हो गया। इसमें लास्ट है कि धर्मनिरपेक्षता। इसमें पढ़ते हैं हम कि शासन की ऐसी प्रणाली जहाँ राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। राज्य अपने नागरिकों के मध्य धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। उसके सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी होती है। तो इसी विशेषता मतलब कि इसकी परिभाषा सही थी कि जो शासन की ऐसी प्रणाली जहाँ धर्म कोई अपना धर्म नहीं है, यानी कि हमारा देश है भारत, इसका भी कोई अपना धर्म नहीं है, बल्कि सभी धर्म को समान मानता है। और दूसरी चीज़ कि धर्म के आधार पर हम किसी भी नागरिक का भेदभाव नहीं कर सकते, और ना ही हमारा संविधान ये इजाज़त देता है कि किसी धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाए। और दूसरी बात, किसी भी धर्म को मानने की हमें आज़ादी है हमारे देश में। तो बोला पता लगाइए कि क्या भारत में धर्मनिरपेक्षता का पालन किया जाता है। हाँ, बिल्कुल किया जाता है। तो कहेंगे कि हाँ, भारत में धर्मनिरपेक्षता का पालन किया जाता है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो तर्क क्या दे सकते हैं हम, तो तर्क में हम ये लिख सकते हैं कि हाँ, भारत में धर्मनिरपेक्षता का पालन किया जाता है। तर्क ये है कि जैसा कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष तथा यहाँ सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है और धार्मिक स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, इसलिए यहाँ धर्मनिरपेक्षता का पालन किया जाता है। और अगर धर्मनिरपेक्षता का पालन नहीं होता है तो उसको संविधान द्वारा दंडित, यानी कि उसको सज़ा दी जा सकती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें डेली वर्कशीट के लिए। और फिर कल नई वर्कशीट के साथ लौटते हैं। थैंक यू।